यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के छात्रों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। हालचाल लेने के बाद कहा सभी के सुरक्षित पहुंचाया जाएगा घर। नड्डा से मुलाकात के बाद वापस लौटे सीएम धामी। यूपी में विधानसभा चुनाव के प्रचार में शामिल होने गए थे धामी। नड्डा को दिया उत्तराखंड चुनाव का फीडबैक। यूक्रेन से लौटे बच्चों से नारे लगवाए जाने पर कांग्रेस का पलटवार। कहा पहले भी रेस्क्यू हुए लेकिन जगराता पहली बार हो रहा। उत्तराखंड में मतगणना के दौरान पुनः सक्रिय होगा कांग्रेस का कंट्रोल रूम। पार्टी पदाधिकारियों की हुई लंबी चर्चा। राजभवन में 8 मार्च से होगा वसंतोत्सव का आगाज। राज्यपाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। 2003 में पहली बार देहरादून में किया गया था वसंत उत्सव का आयोजन। लगातार घट रही कोरोना की रफ्तार। वहीं राज्य में मिले कोरोना के 48 नए मामले, 44 मरीज हुए स्वस्थ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। मतगणना के मद्देनजर तैयारियां की गई हैं। दर्जन भर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। वहीं प्रदेश भर की विधानसभा चुनाव की सूचनाएं एकत्रित होंगी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस मुख्यालय में किया जाएगा कंट्रोल रूम को स्थापित। कांग्रेस मुख्यालय में किया जाएगा कंट्रोल रूम स्थापित। और खबर देहरादून से, जहां पर आगामी 8 और 9 मार्च को राजभवन में स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। वहीं शनिवार को राजभवन में वसंतोत्सव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बताया कि इस वर्ष 8 मार्च को राजभवन में वसंतोत्सव का आगाज होगा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व प्रदेश में सिर्फ 150 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पुष्प उत्पादन होता था। ये भी दिल में है कि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी एक प्राकृतिक और प्रभु की देन है नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें किस प्रकार से हम पहल करें। अवश्य ही जिस जगह में वैली ऑफ फ्लावर्स हो, जहां पर इतने पुष्प होते हैं, तो उसको देखने के लिए तो पूरे विश्व से पक्का सबको ही आएगा। तो इसको टूरिज्म के साथ में भी जोड़कर मुझे पूरा विश्वास है कि इसका टूरिज्म के ऊपर में भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ेगा। खबर विकासनगर से, जो भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह चौहान ने मंडी समिति पर नियम विरुद्ध क्षेत्र को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने मंडी समिति के लाइसेंस धारक व्यापारियों की दुकानें आवंटित करने की मांग की है। वहीं विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुरेंद्र सिंह चौहान ने मंडी समिति पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकासनगर मंडी समिति द्वारा विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से एक व्यक्ति विशेष को नियम विरुद्ध 2000 स्क्वायर फीट जमीन को स्टोरेज के लिए आवंटित किया गया। शुरू करो। एक जो विकास नगर में है मंडी परिषद है, उसमें 2000 वर्ग मीटर जो भूमि एक विकास नगर मंडी समिति में कोल्ड स्टोर बन रहा है, उसमें है हम लोगों की आपत्ति यह है कि यहाँ पे ना तो जनजाति समुदाय के लोगों के लिए दुकानें हैं दी गई है, ना अनुसूचित जाति और ना अन्य पिछड़ा वर्ग। जबकि ही सबसे ज़्यादा जो यहाँ माल जो आता है इस मंडी में जौनसर बावर के लोगों का आता है और ये रोहाई जौनपुर का आता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय लोगों को क्या बोलते हैं ध्यान में रखते हुए उनका हनन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जब वहाँ कोल्ड स्टोर का कोई नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है तो क्या बोलते हैं ये किस आधार पर बना रहे हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक साइकिल यात्रा के जरिए बीआरओ के जवानों ने जनता को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अतुल्य गंगा साइकिल अभियान के तहत जन जन तक संदेश पहुंचाया जाएगा, ताकि मां गंगा की जलधारा स्वच्छ, निर्मल और अविरल हो सके। अतुल्य गंगा साइकिल यात्रा के फाउंडर मेंबर गोपाल शर्मा ने बताया कि ये यात्रा 28 किलोमीटर की है, जिसमें 35 दिनों में पूरा किया जाएगा। ये गंगोत्री से प्रारंभ की गई है और गंगा सागर तक इस अभियान को लेकर जाया जाएगा, जिसमें बीआरओ के जवान सहित अनेकों लोग इस यात्रा में प्रतिभाग कर रहे हैं। चेयरमैन एनजीटी ने हमें अश्योर किया है कि 1 से 2 महीने
ये साइक्लोथॉन की यात्रा जो है गंगोत्री से शुरू हुई है और ये बांग्लादेश तक जाएगी। बांग्लादेश में एक हथिया बाजार नाम का आइलैंड है जो ऑलमोस्ट गंगा सागर की तरह ही है। वहाँ हम इस यात्रा को ख़त्म करेंगे। इस यात्रा में विभिन्न समुदायों से, विभिन्न सांस्कृतिक और व्यावसायिक समुदायों से भी लोग जुड़े हैं। बेसिकली ये जो हमारी संस्था है वेटरन्स के द्वारा बनाई गई है, आर्मी के द्वारा बनाई गई है, आर्मी के लोगों के द्वारा बनाई गई है, मगर इसमें फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ लोग जुड़े हुए हैं। खबर डोईवाला से जो उत्तराखंड के संस्कृति को नई पहचान, नए कलाकारों को मौका और उत्तराखंड की खूबसूरती को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए अब खुद फिल्मी कलाकार आगे आ रहे हैं। गढ़वाली फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर व सामाजिक कार्यकर्ता सोहन उनियाल ने डोईवाला के मांजरी ग्रांट में हरिद्वार हाईवे रोड पर फिल्मों की एडिटिंग, कंपोजिंग, डबिंग, सीडी और फिल्मों से संबंधित अन्य कार्यों के लिए CNN फिल्म कार्यालय तैयार किया गया है। अभी SNN फिल्म्स अभी ये ऑफिस अभी ओपन किया है और यहाँ के लोकल कलाकारों को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है आगे आकर। SNN फिल्म्स सोहन उनियाल जी हमारे साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं एज ए प्रोड्यूसर और इस फिल्म यूं ही का निर्माण किया गया अभी और काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट भी काफ़ी मदद कर रही है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता कहानी के बारे में, बट ये एक लव स्टोरी है जिसमें पलायन एक बहुत ही मेन एंगल है, जो इसकी वजह से वो लव स्टोरी पूरी मतलब क्या बोलेंगे पूरी बेस्ड है लव स्टोरी। तो पलायन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैं उत्तराखंड काफ़ी सालों से घूमता आ रहा हूँ, तो मैं जगह जगह घूमा हूँ, तो मेन जो प्रॉब्लम है उत्तराखंड में वो पलायन की है। तो मेरा थोड़ी सी कोशिश मैंने की है इसमें कि वो पलायन का जो दर्द है लोगों का वो थोड़ा सा आ सके और शायद फिल्म देख के हमारी लोग वापस अपने घर, अपनी जड़ों में आ सके। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां पर खाद्य एवं संरक्षण विभाग की बड़ी कामयाबी सामने आई है। खाद्य एवं संरक्षण अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि देहरादून से यहां पर संदेहास्पद पनीर की सप्लाई की जा रही है, जिसके आधार पर यह बरामदगी की गई। पनीर को सैंपलिंग के लिए लैब में भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड राज्य यूं ही नहीं बना, कई लोगों ने शहादतें दी। अलग राज्य बनाने के सड़क पर उतरे राज्य आंदोलनकारियों और संघर्षों के बाद
उत्तराखंड राज्य बना। कई परिवारों ने अपने घर के चिरागों को बुझते हुए देखा, तब जाकर उत्तराखंड राज्य हमें मिला। खटीमा गोलीकांड में जान गंवाने वाले राज्य आंदोलनकारियों के परिजन आज भी बदहाली की जिंदगी जी रहे। जहां एक तरफ बिजली कर्मचारियों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिसका सालाना खर्च 1 करोड़ रुपए तक आ रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य निर्माण में शहीद होने वाले सलीम अहमद के परिजनों की बिजली काटी गई। दोबारा कनेक्शन लगाया भी तो बकाया भुगतान करने को कहा जा रहा है। और देखिए रिपोर्ट। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए देवभूमि, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। उत्तराखंड राज्य के लिए शहीद होने वाले शहीदों के आखिरी अल्फाज यही होते हैं। लंबी लड़ाई के बाद उत्तराखंड राज्य बना। रामपुर तिराहा कांड और खटीमा गोलीकांड का मंजर उस वक्त मौजूद राज्य आंदोलनकारी ही बता सकते हैं। वो गोलीकांड का मंजर वो बताते हैं कि 1 सितंबर 1994 को हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए सड़कों पर उतरे थे। महिलाएं पहली बार अपने बच्चों तक को लेकर सड़कों पर आ गई थीं। वो भी इस बात से बेखबर थी कि पुलिस की गोली का निशाना कोई अपना ही बनने वाला था। इसी दौरान तत्कालीन कोतवाल डीके केन के निर्देश पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चली थीं। अखबार की कतरनें भी इसकी गवाही देती हैं कि राज्य के लिए लोगों ने अपने प्यारों को किस तरह खोया। लेकिन उस शहादत के इतने सालों बाद भी शहीदों के परिजनों के हालात ठीक नहीं हैं। खटीमा गोलीकांड में 2 शहीदों के परिजन आज भी माली हालात में रहने पर मजबूर हैं। परमजीत सिंह के बुजुर्ग माता पिता आज भी बदहाली का जीवन गुजार रहे हैं, तो वहीं दूसरे शहीद सलीम अहमद के परिजनों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। शहीद सलीम अहमद के पिता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल का भुगतान न करने से उनका कनेक्शन काट दिया गया था। बड़ी मशक्कत करने के बाद कनेक्शन लगाया गया, लेकिन उन्हें बकाया भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में शहीद के परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड में यहाँ खटीमा गोलीकांड में पुलिस के हाथ से मारा गया लड़का मेरा गोलीकांड में, और हमें उस बच्चे की ना बॉडी दी, ना हमारे बच्चे की हमें सूरत मिली देखने के लिए। और इसी उसमें आज तक हम गमई माँ बाप पड़े हैं, और माँ को हार्ट का तकलीफ़ हो गई है। तो उसके लिए हम फ़ौरन कहीं कहीं डॉक्टरों को कहीं कहीं, फिर हमारे घर में कुछ समस्या ऐसी हो गई है कि घर हमारा टूटन पर है, बिल्कुल गिरन पर है मकान। फिर ये लॉकडाउन लग गया था, तो उस वक़्त में हमारे बत्ती चल रही थी। जब चल रही थी तो हम बत्ती का बिल जमा करने के लिए गए, तो जब लग गया लॉकडाउन, उसी में सब हमारा बिगड़ गया हिसाब किताब। लॉकडाउन में हम बहुत बुरे, यानी बिल्कुल हम बेकार हो गए, और बेकार होने में 40-42 हज़ार का हमारे पास मतलब बत्ती का बिल आया। कांग्रेस ने ऐसे में सवाल खड़े किए हैं कि खटीमा, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है, उन्हीं के क्षेत्र में दोनों परिवार बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। शहीद के परिवार वालों की बिजली सरकार काट रही है, वही बिजली कर्मचारियों पर करोड़ों सालाना खर्च कर रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य आंदोलनकारियों की तो आप बिजली काट लेंगे। अरे आप जिस राज्य को बनाने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी है, उनकी आप बिजली काट रहे हैं। उनका बकाया जो है अगर है भी, तो इस राज्य बनाने में उनके योगदान के तहत आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। और एक तरफ आपने अपने कर्मचारियों को आप मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, ये तो न्यायोचित नहीं है। ये सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। कम से कम राज्य बनाने के लिए जिन्होंने अपना कुर्बानी दी है, जिन्होंने अपना समय दिया है, अपना योगदान दिया है, उनके लिए तो आप बिजली के लिए उनकी बिजली काट देंगे। और एक तरफ जो कर्मचारी, तो इस तरह तो जो स्वास्थ्य में वो फ्री सेवा लेगा, जो अन्य विभागों में वो अन्य विभागों में फ्री का लाभ लेगा, तो ये ठीक तरीका नहीं है। इस राज्य में, राज्य को बनाने में जिनका योगदान है, कम से कम
इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए सरकार में कि उनके बिलों को माफ कर दें। जानकारी में आया है कि खटीमा के अंदर उत्तराखंड आंदोलन के एक शहीद परिवार, जो कि शायद सलीम के शहीद परिवार के लोग हैं, उनका शायद बिजली का बकाया अत्यधिक हो गया और उनका कनेक्शन काट दिया गया। ऐसी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मिली है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस शहीद परिवार के जो बिजली का बकाया है और अपनी खराब माली हालत के चलते वो भरपाई नहीं कर पाए, तो इनका बिजली का बिल 100% 100% माफ़ हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। यद्यपि आपका कहना ये है कि सरकारी कर्मचारियों को जो बिजली विभाग के हैं उनको बिजली निःशुल्क मिलती है, तो मेरा इस पे इतना ही कहना है कि विद्युत विभाग हो या दूरसंचार विभाग हो या अन्य विभाग हो, ये डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्रीज़ की या विभागों की पॉलिसीज़ होती हैं कि वह अपने विभागीय कर्मचारियों को कितना सीमा तक निःशुल्क दे सकते हैं। इसकी समीक्षा और मूल्यांकन हो जाए तो बेहतर होगा। विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टियों ने मुफ्त बिजली के मुद्दे पर सियासत का खेल खेला, लेकिन उत्तराखंड बनाने वाले राज्य आंदोलनकारियों के हालातों को सुधारने के लिए कोई बड़ी बहस नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी है कि राज्य के मुखिया के क्षेत्र में दोनों परिवार बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर हैं। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर शहीद के परिवारों को उम्मीद थी, लेकिन उनकी आस इस बार भी अधूरी रह गई। अब देखना ये होगा कि नई सरकार के मुखिया को शहीदों के बुजुर्ग माँ बाप के हालात नजर आते हैं या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले कई सालों से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करते हुए कर्मचारियों के आंदोलन में ऊर्जा झोंकने का काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को बड़े स्तर पर कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रैली निकाली। कर्मचारियों का आरोप है कि इस दौरान शिमला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका गया, पानी की बौछारें और लाठियां बरसाई गई, जिसमें कई महिलाएं और कर्मचारियों को चोट भी आई। इसके विरोध में राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधो ने प्रेस वार्ता कर सरकार को चुनौती दी है कि आगामी 10 मार्च को नतीजों आने के बाद नई सरकार उनकी मांग पूरी करे, अन्यथा ही आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अध्यक्ष महामंत्री ने कहा कर लीजिए, बात कर लीजिए। तो मेन जो मामला शिमला में जो कल हम लोग प्रोटेस्ट किए शांतिपूर्ण करिए, उसमें लाठीचार्ज हुआ, फव्वारे बरसाई गई और महिलाओं को लाठी से, डंडे से पीटा गया, जो अलोकतांत्रिक है। मैं उसकी कटगलोचना करता हूं। उसी सिलसिले में मैं हिमाचल के जयराम ठाकुर साहब की घोर निंदा करता हूं और इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। इस विषय को लेकर आपसे बात कर रहा हूं। क्षेत्र के किसानों को इस समय गेहूं और गन्ने की फसल में डालने के लिए यूरिया खाद की जरूरत है, लेकिन लक्सर गन्ना समिति के गोदाम में 1 माह से यूरिया नहीं है। लक्सर और खानपुर विकासखंड की सभी 11 सहकारी समितियों से भी यूरिया नदारत है। यूरिया के लिए किसान रोज समितियों के चक्कर लगा रहे हैं। लक्सर के किसान धीर सिंह, परविंद्र सिंह, सुधीर चौधरी ने बताया कि उन्हें अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसलों में डालने के लिए यूरिया की सख्त जरूरत है और इस समय यूरिया डालने से गेहूं की बालियां लंबी होंगी। किसानों ने बताया कि गन्ना समिति के अलावा लक्सर ब्लॉक के दापकी कला, एथल, मोहम्मदपुर, बुजुर्ग, भिकमपुर, मुड़ाखेड़ा कला और निरंजनपुर, रायसी और जवाहर खान उर्फ जीवर हेड़ी में सहकारी समिति पर भी यूरिया मिलता है, लेकिन इन समितियों पर भी यूरिया खाद नहीं मिल रहा। खाद की समस्या तो काफ़ी दिन से चली आ रही है। जब गेहूं की बुआई शुरू हुई तब भी खाद उपलब्ध नहीं कराया किसान को, और अब जो है गेहूं में लास्ट खाद लगानी है, उधर गन्ने की बुआई शुरू होगी, अब भी खाद समिति में उपलब्ध नहीं है।
और किसान इधर उधर भटक रहा, उसकी सरकार पर कोई ध्यान नहीं है। इधर उधर से मजबूर खरीदना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है किसान की। यहाँ ढाई नहीं, समय पर मिलता नहीं, बुआई का समय चल रहा है, जिसमें लोग हर काश्तकार परेशान है। क्या करोगे? बस कोई न कोई उपाय सोचें जिसमें विद्रोह होने की संभावना रहे, आंदोलन हो सकता है। हाँ, जब लोग यहाँ परेशान होंगे तो उग्रता पावा है। का अभी कुछ दिन में हुआ, ये पता नहीं आवा नहीं आवा, कब तक आवा। तो कहीं की जरूरत पड़ रही फिलहाल खाद की? डाई की, यूरिया पड़ रही, दोनों पड़ रही। तो समिति क्यों नहीं दे रही यूरिया? समिति कह रही है आया नहीं। और परसों 2 दिन लगातार बात हुई है इफको एरिया मैनेजर से, श्री राम भजन से। उन्होंने शनिवार के लिए बताया कि शनिवार तक खाद आ जाएगी यूरिया की। डीएपी हमारे यहाँ, डीएपी और एनपीके हमारे गोदामों में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यूरिया की दिक्कत है? यूरिया की केवल यूरिया समाप्त हुआ अभी चंद दिन पहले ही, और हमने मांग भेज रखी है, और शनिवार तक यानी कि कल तक। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 10 मार्च की चुनाव मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर 7 मार्च को पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिरकत की। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में रहती है और प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। इस विषय में 7 तारीख को बैठक का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद में रहती है। और अभी बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। 8 तारीख को और जगह भी जहां चुनाव होने हैं वो संपन्न हो जाएंगे, और उसके बाद 10 तारीख को मतगणना होनी है। तो उन सारी परिस्थितियों पर गंभीरता से और गहनता से विचार विमर्श करने के लिए इस प्रकार की बैठकें आयोजित की गई हैं, और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय प्रहलाद जोशी जी, वो उस बैठक को लेंगे। इससे हम इस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं। डोईवाला के एसडीआरएफ मुख्यालय में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो का 3 दिन में सफलतापूर्वक फतह करके उत्तराखंड और देश के साथ एसडीआरएफ का नाम रोशन करने पर एसडीआरएफ राजेंद्र नाथ का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में एसडीआरएफ के कमान अधिकारी मणिकांत मिश्रा ने राजेंद्र नाथ की सफलता को बेहद उत्साहित करने वाला टास्क बताते हुए कहा कि एसडीआरएफ हमेशा से चुनौतियों को चुनता है और उसे सफलतापूर्वक अंजाम देता है। राजेंद्र नाथ पूर्व में भी 2 बार चोटियों को फतह कर चुके हैं और आगे भी एसडीआरएफ उनके हौसलों को बढ़ाएगी। एसडीआरएफ के एक आरक्षी राजेंद्र नाथ द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का सफल आरोहण किया गया। आज उनका इसीलिए स्वागत में उनको एक पार्टी दी जा रही है। एसडीआरएफ के सक्रिय, कर्मठ और लगनशील लोगों में राजेंद्र नाथ हैं। पूर्व में भी इन्होंने कई चोटियों का सफल आरोहण किया है। पहले जय हिंद। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, 5895 मीटर इसकी हाइट है। और वहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं। हवाएं बहुत तेज़ 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और विजिबिलिटी शून्य रहती है कभी कभी। और वहाँ पर बहुत ही दुर्गम स्थिति है वहाँ पर। फिर भी मेरे द्वारा वहाँ पर समिट किया गया, डबल समिट किया गया और बड़ा रिकॉर्ड बना वहाँ पर। और मुझे बड़ा सम्मान मिला वहाँ पर कि आप हिंदुस्तान से आए हो और आपने बहुत ही कम समय में यहाँ पर डबल समिट किया है। उत्तराखंड बार काउंसिल सभागार भवन में बार के सदस्यों ने उत्तराखंड बार काउंसिल के विभिन्न पदों के लिए वोट डाले। 1 बजे तक चली वोटिंग प्रक्रिया के पश्चात हुई मतगणना के बाद उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें देहरादून के अधिवक्ता मनमोहन लांबा अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। साथ ही रुड़की के मनसेद अली ने उपाध्यक्ष पद पर बाजी मारे। इस दौरान 8 समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव भी संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनमोहन लांबा ने कहा कि अधिवक्ताओं को आ रही समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का प्रयास किया जाएगा। भवन निर्माण की सबसे पहली प्राथमिकता है वो, सबसे पहली, चाहे गोलापार हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे रामनगर हो, डिस्ट्रिक्ट देहरादून नैनीताल में इसको हम
ज़मीन लेंगे और ज़मीन लेने के बाद उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से, जिसमें सारे 25 सदस्य आ सकें, ठहर सकें, कार्यालय कंप्लीट हो सके, पार्किंग हो सके, उसमें आने जाने की हवाई व्यवस्था हो सके, रेल व्यवस्था हो सके, बस व्यवस्था हो सके। नैनीताल किसी भी सूरत में ना तो हाई कोर्ट के लिए माफिक है और ना ही बार काउंसिल के लिए माफिक है। और हम इस बात के लिए भी एजिटेशन करेंगे कि बार हाई कोर्ट भी यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, प्लेन में जाना चाहिए, चाहे हल्द्वानी जाए, गोलापार जाए या कहीं भी जाए। अधिवक्ताओं की आर्थिक सुरक्षा जो है वो बहुत वीक है, उसको सुदृढ़ करना है। बहुत सारे काम हैं जो काम नहीं हुए हैं जब से बार काउंसिल बनी है। काम उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार गंगा नदी में अवैध खनन को लेकर मातृ सदन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ स्टैंडिंग काउंसिल से खनन की नियमावली पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए 9 मार्च की तिथि नियत की गई। आपको बता दें कि हरिद्वार मातृ सदन ने दायर कर कहा है कि हरिद्वार गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसमें गंगा नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। गंगा नदी में खनन करने वाले नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पलीता लगा रहे हैं। मातृ सदन के स्वामी दयानंद का कहना है कि गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए ताकि नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके। ये मातृ सदन हरिद्वार की तरफ से जो रायवाला से भोगपुर का जो स्ट्रेच है वहाँ पे इलीगल माइनिंग की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अगेंस्ट जो है ये एक जनहित याचिका आयोजित की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा ये कहा गया था कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और NMCG के जो ऑर्डर्स हैं जहाँ से उस पर्टिकुलर स्ट्रेच में माइनिंग को बैन किया गया है उसको पालन न करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे इलीगल माइनिंग को एक्टिविटीज़ को चला रहा है, उसके विरुद्ध ये याचिका आयोजित की गई। कोर्ट ने आज इंस्ट्रक्शन। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News। नमस्कार।